हम्म अगर हम 30 मार्च 2026 के दिन के अलग-अलग डेटा पॉइंट्स और खबरों को एक साथ टेबल पर रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। जी, बिल्कुल। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखता है जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। एकदम सही कहा आपने। एक तरफ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुलग रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके महसूस किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ना एक भयंकर भू राजनीतिक अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत के भीतर देखें तो हाँ, वही तो। भारत के भीतर एक बहुत ही अनोखा ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल चल रहा है। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल का मिशन इसी विरोधाभास को डिकोड करना है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब कैसे एक देश एक तरफ खाड़ी देशों से आ रही आर्थिक भूकंप की चेतावनियां सुन रहा है और ठीक उसी समय वो चांद की चट्टानों को धरती पर लाने और अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये जो विरोधाभास हमें स्रोतों में दिख रहा है ना, अच्छा। वो दरअसल कोई इत्तेफाक नहीं है। जी। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक व्यापक नजरिए से जोड़ें, तो ये बाहरी अस्थिरता और आंतरिक मजबूती के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही क्लासिक लेकिन सोची समझी रणनीतिक दिशा का उदाहरण है। मतलब आप कह रही हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि जब बाहर तूफान आता है तो एक परिपक्व राष्ट्र अपनी ऊर्जा, अपनी खुद की दीवारों और नींव को मजबूत करने में लगाता है। और वो बाहरी तूफान इस वक्त वाकई बहुत डरावना रूप ले चुका है। हमारे स्रोतों के अनुसार अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध अब अपने 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, और ये स्थिति लगातार बिगड़ रही है। लेकिन जो बात मुझे इन रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा चिंताजनक लगी वो ये कि रणनीति अब पूरी तरह से बदल गई है। मतलब हमले अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं हैं। जी, अब सीधे तौर पर ऊर्जा और जल संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले हो रहे हैं। कुवैत के जल विलवणीकरण प्लांट यानी वो प्लांट जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं, और बिजली संयंत्र पर सीधा हमला हुआ है। देखिए, युद्ध का ये नया चरण, जहां पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों को हथियार बनाया जा रहा है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। बिल्कुल गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय सैन्य संघर्ष नहीं रह गया है। ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन और वैश्विक सप्लाई चेन की रीढ़ पर हमला है। और इस खतरे का दायरा तो लगातार फैल रहा है। यूएई के अबू धाबी में 11 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और 27 ड्रोनों को हवा में इंटरसेप्ट किया गया। अरे बाप रे, 27 ड्रोन्स! हाँ, और हमारे लिए सबसे दुखद बात यह है कि इन घटनाओं के मलबे और हमलों की चपेट में आने से 2 भारतीयों की जान भी जा चुकी है। ये बहुत ही दुखद है। मतलब ये सिर्फ कोई दूर का युद्ध नहीं है, इसकी आंच हम तक पहुंच रही है। जी, और इसी सप्लाई चेन पर मंडराता एक और बड़ा खतरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो ताज़ा चेतावनी है। आ, वो खार्ग द्वीप वाली चेतावनी। बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान रणनीतिक खार्ग द्वीप को आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? इस एक बयान का सीधा मतलब है होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नाकेबंदी का खतरा। आपको बता दूं कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। मेरे दिमाग में इसके लिए एक ही तस्वीर बनती है। ये ऐसा है जैसे आप एक तेज रफ्तार हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आगे के इकलौते पेट्रोल पंप में भयंकर आग लग गई है। बहुत ही सटीक रूपक है ये। तो क्या हमारी गाड़ी यानी भारत की ऊर्जा कूटनीति इस झटके के लिए तैयार है? देखिए, यहाँ हमें ये देखना होगा कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया ना पैनिक वाली नहीं है। हमारे सूत्रों में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का स्पष्ट आश्वासन दर्ज है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जी, उन्होंने कहा है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं होगी। और देखिए, ये कोई हवाई राजनीतिक बयान नहीं है। तो इसके पीछे का आधार क्या है? इसके पीछे भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का गणित है। यानी वो विशाल अंडरग्राउंड गुफाएं जहां संकट के समय के लिए लाखों टन कच्चा तेल छिपाकर रखा गया है। अच्छा, मतलब हमारे पास बैकअप है। जी, और साथ ही भारत की सुरक्षित नेविगेशन कूटनीति भी काम कर रही है। उदाहरण के लिए BWLM जैसे विशाल तेल वाहक जहाजों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन इस आर्थिक भूकंप के झटके हमारी मुद्रा पर तो साफ साफ दिख रहे हैं ना? वो तो है।
रुपया 37 पैसे गिरकर 95 रुपये 22 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। 95 का आंकड़ा पार करना कोई छोटी बात नहीं है। ये गिरावट बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक का कड़ा हस्तक्षेप हमारी दूसरी सुरक्षा दीवार बनकर सामने आया है। उन्होंने कुछ लिमिट्स कम की हैं शायद। हाँ, आरबीआई ने सट्टेबाजी को रोकने के लिए बैंकों के लिए दैनिक विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को अचानक 300 से 500 मिलियन डॉलर से घटाकर सीधे घटा दिया। जी, मात्र 100 मिलियन डॉलर यानी लगभग 950 करोड़ रुपए कर दिया है। एक सेकंड, इस कदम के मैकेनिज्म को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। बैंक के पास डॉलर रखने की लिमिट घटा देने से रुपया गिरने से कैसे बच जाएगा? ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, संकट के समय में बाजार में एक डर फैल जाता है। लोग, कंपनियां और यहाँ तक कि बैंक भी ये सोचने लगते हैं कि कल डॉलर और महंगा हो जाएगा। हाँ, तो वो आज ही खरीद कर रख लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए आज ही डॉलर खरीदकर तिजोरी में रख लो। इस जमाखोरी से बाजार में डॉलर की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। अच्छा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज। जी, और जब डॉलर कम होता है तो इसकी कीमत और बढ़ती है और रुपया और तेजी से गिरता है। सट्टेबाज इसी डर का फायदा उठाते हैं। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि आप अपने पास बहुत ज्यादा डॉलर रोक कर नहीं रख सकते। एकदम सही। जब सीमा मात्र 100 मिलियन डॉलर्स कर दी गई तो बैंकों को अपना अतिरिक्त डॉलर बाजार में बेचना ही पड़ेगा। ओह, अब समझ आया। हाँ, इससे बाजार में डॉलर का प्रवाह बना रहता है, जमाखोरी टूटती है और रुपए को गिरने से एक गणितीय सहारा मिलता है। ये एक बहुत ही आक्रामक और सटीक बचाव है। समझ गया। मतलब बाहर जो आग लगी है उसे हम अपनी कूटनीति और आरबीआई की इस वित्तीय फायरवॉल से रोक रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है। यहाँ से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जिसे आंतरिक ढाल कह सकते हैं। हाँ, वो ट्रांजिशन पीरियड जिसकी हमने बात की थी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 11,718 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ जनगणना 2027 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जी, महारजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा की गई ये घोषणा ऐतिहासिक है। डिजिटल होना। अरे वाह, मतलब कागजी फाइलों का युग खत्म। हाँ, 16 भाषाओं में स्वगणना पोर्टल बनाया गया है जहां नागरिक खुद मोबाइल से लॉगिन करके अपना डेटा भर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। और इसके लिए जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है वो किसी विशाल सैन्य अभियान से कम नहीं है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है, ताकि कोई नया जिला या गांव ना बने और डेटा सटीक रहे। हाँ, लेकिन जरा इस कार्यान्वयन मैट्रिक्स के पैमाने को देखिए। शीर्ष पर 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं और पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर 31 लाख जमीनी कार्यकर्ता, प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं। 31 लाख लोग, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी इससे कम होती है। करने के लिए ऐप बना देना एक बात है, लेकिन भारत जैसे भौगोलिक और तकनीकी रूप से विविध देश में इतने सारे लोगों को एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना क्या अपने आप में एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर नहीं बन जाएगा? आपका ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या सच में हमारी लाल फीताशाही खत्म हो रही है या सिर्फ फाइलों का रंग लाल से बदलकर डिजिटल पिक्सल हो रहा है? आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। अक्सर बड़ी तकनीकी परियोजनाओं जमीनी हकीकत से टकराकर धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर हम हालिया डेटा और सिस्टम्स को देखें तो जवाब है हाँ, लाल फीताशाही वास्तव में टूट रही है। कोई ठोस उदाहरण है इसका? जी बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्रिज्म एसजी पोर्टल है। ये प्रिज्म एसजी क्या है? इसका पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट। अच्छा, ऐसे सबसे ज्यादा देरी होती थी। हाँ, वो तो हमने देखा ही है, सालों साल काम चलता रहता है। बिल्कुल। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि रेलवे विभाग, सड़क विभाग और ठेकेदारों के बीच अनगिनत भौतिक फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहती थीं। एक साइन के लिए महीनों लग जाते थे। तो इस पोर्टल ने क्या बदला? अब इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्यूएपी यानी क्वालिटी अश्योरेंस प्लान और रियल टाइम ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई है। रियल टाइम ऑडिट ट्रेल का मतलब कि अब छिपने की कोई जगह नहीं है। हर किसी को पता है कि फाइल किसके कंप्यूटर पे अटकी है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और इसका गणितीय नतीजा ये है कि जो अप्रूवल पहले 12 महीने लेता था वो अब मात्र 3 से 4 महीने में मिल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। जी, इस
हमारा अगला स्रोत दिखाता है कि यह नया भारत सिर्फ कागजों को नहीं बल्कि सचमुच में जमीन के कचरे को भी साफ कर रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू हो रहे हैं। हाँ, जो पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। बिल्कुल। और इन नए नियमों का मूल मंत्र बहुत सख्त है, पॉल्यूटर पेज यानी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। मतलब जो गंदगी फैलाएगा वही उसकी सफाई की कीमत चुकाएगा। एकदम सही। गीले कचरे के लिए बायोमिथनेशन प्लांट अनिवार्य किए जा रहे हैं और सूखे कचरे के लिए MRF बनाए जा रहे हैं। एक सेकंड, ये MRF क्या होता है? MRF यानी मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी। इसे आप एक विशाल छटाई मशीन या कारखाने की तरह समझ सकते हैं, जहां कचरा अलग किया जाता है। जी। जब सूखा कचरा वहां पहुंचता है तो प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच को अलग अलग करके रिसाइकल करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो जमीन में दफन ना हो। ये तो बहुत जरूरी कदम है। इसके साथ ही सैनिटरी कचरे के लिए भी बहुत सख्त नियम लाए गए हैं। और नियमों की ये सख्ती ना बड़े संस्थानों पर सबसे ज्यादा है। हाँ, बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर। जी, बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार जिन परिसरों का क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है या जो दिन में 40,000 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपना कचरा खुद मैनेज करना होगा। ये काफी बड़ा बदलाव है। लेकिन जो बात मुझे सबसे हैरान करने वाली लगी वो है उद्योगों के लिए ईंधन का नियम। आप RDF की बात कर रहे हैं। हाँ, उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ईंधन का 15% हिस्सा रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF से बदलें। मतलब क्या हम सच में फैक्ट्रियों में कोयले की जगह कचरा जलाने वाले हैं? ये कैसे काम करता है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। RDF यानी रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल। तो इसमें कचरे को सीधा जला देते हैं? नहीं, सीधा नहीं जलाते। जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे मिश्रित प्लास्टिक या रबर, उसे सुखाकर प्रोसेस करके छोटे छोटे पैलेट्स या ईंटों में बदल दिया जाता है। अच्छा, पैलेट्स बना देते हैं। जी, इनमें कोयले जैसी ही ज्वलनशीलता होती है। सीमेंट कारखानों और पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है। यह लैंडफिल यानी कचरे के पहाड़ों पर हमारी निर्भरता खत्म करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। और अब हमारी इस चर्चा का सबसे दिलचस्प विरोधाभास देखिए। एक ही दिन में, एक ही देश में हम डायपर के सुरक्षित निपटान और कचरे को ईंधन बनाने के नियम बना रहे हैं, और ठीक उसी समय हम चांद पर जाने की बात भी कर रहे हैं। यही तो इस ट्रांजिशन पीरियड की खूबसूरती है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने विजन 2047 दुनिया के सामने रख दिया है। देखिए, चांद पर कचरा यानी स्पेस डेब्रिस ना फैले, इसके लिए इसरो सालों से काम कर रहा है। और अब वही जीरो वेस्ट मानसिकता हमारे शहरों के सॉलिड वेस्ट नियमों में भी दिख रही है। मतलब दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। एक राष्ट्र के तकनीकी परिपक्वता का असली पैमाना यही है कि क्या वो अपनी महत्वाकांक्षी बाहरी परियोजनाओं को संभालते हुए अपने सबसे बुनियादी नागरिक कर्तव्यों को भी सटीकता से लागू कर सकता है। और इसरो का विजन तो बहुत स्पष्ट और आक्रामक है। अगले 5 वर्षों में 50 लॉन्च 5 साल में। और इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल होगी वो है नई NGLV। ये LVM-3 से कैसे अलग है? NGLV का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हमारा जो मौजूदा सबसे ताकतवर रॉकेट है ना, LVM-3, ये नया रॉकेट उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। 3 गुना ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। जी, और इसका सीधा संबंध हमारे अगले मिशन से है, चंद्रयान 4, जो 2027 में लॉन्च होने वाला है। और ये सिर्फ चांद पर जाएगा नहीं, बल्कि 5 मॉड्यूल के साथ वहां की चट्टानों के नमूने धरती पर वापस लाएगा। 5 मॉड्यूल की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक बेहद जटिल चेन रिएक्शन है। वो कैसे? एक हिस्सा चांद पर उतरेगा, दूसरा चट्टानें खोदेगा, तीसरा वहीं से लॉन्च होकर चांद की कक्षा में जाएगा, चौथा हिस्सा उससे हवा में जुड़ेगा और 5वां हिस्सा उसे सुरक्षित धरती पर वापस लाएगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। सच में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। बिल्कुल। और बात यहीं नहीं रुकती। 2028 और 2035 के बीच भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS-01 का निर्माण होना है, जिसके लिए 20,193 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जी। और अल्टीमेट गोल पता है क्या है? 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चंद्रमा की सतह पर कदम रखना। ये साबित करता है कि घरेलू मोर्चे पर नीतियां सिर्फ रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियात्मक नहीं है, बल्कि अत्यधिक प्रोएक्टिव यानी दूरदर्शी हैं।
एकदम सही। लेकिन इतनी बड़ी वैश्विक और तकनीकी उथल-पुथल के बीच जब हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो टीवी पर चल रहा चुनाव हो या शाम का आईपीएल मैच, तो ये सब अचानक से बहुत नॉर्मल लगता है। हाँ, आम जिंदगी तो चलती ही रहती है। हमारे स्रोतों में एक तरफ मिसाइलों का जिक्र है और ठीक अगले पन्ने पर आईपीएल के स्कोर हैं। इंसान का दिमाग इस विरोधाभास को कैसे हैंडल करता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चलिए बात करते हैं क्षेत्रीय राजनीति, खेल और सांस्कृतिक कैलेंडर की। हमारे स्रोतों में देश भर की जो राजनीतिक हलचलें दर्ज हैं, और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारा काम किसी दल या विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ डेटा पॉइंट के तौर पर इसे समझना है। वो दिखाती हैं कि लोकतंत्र अपनी रफ्तार से चल रहा है। बिल्कुल। राजनीतिक मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। जैसे बिहार में जी, बिहार में नीतीश कुमार ने अपना 7 निश्चय 2 पेश किया है, जिसमें पटना में स्पोर्ट्स सिटी और 10 लाख नौकरियों का बड़ा वादा है। साथ ही उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा भी दे दिया है। और दक्षिण की बात करें तो केरल में राहुल गांधी महंगाई और ईंधन की कीमतों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनावों में पिक एंड चूज का खेल खेलने का आरोप लगाया है। और तमिलनाडु में तो एक बिल्कुल नई एंट्री हुई है। हाँ, मशहूर अभिनेता विजय ने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम से उत्तरी चेन्नई के श्रमिक क्षेत्र पेरम्बूर से अपना पहला नामांकन दाखिल किया है। देखिए, ये दिखाता है कि चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो रहा हो, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व जनता के लिए हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और राजनीति से परे खेल का मैदान भी इस वक्त भावनाओं से भरा हुआ है। आईपीएल का खुमार तो वैसे भी अलग ही होता है। अरे, आईपीएल 2026 का डैशबोर्ड तो सच में कमाल की कहानियां बता रहा है। 14 साल बाद, जी हाँ, 14 साल बाद मुंबई इंडियंस ने अपने सीजन के पहले मैच में जीत दर्ज की है। वो भी केकेआर को 6 विकेट से हराकर। रोहित शर्मा के शानदार 78 रन और रियान रिकल्टन के 81 रन। और खिलाड़ियों की जो नई जर्सी है, उसे देखकर फैंस अभी भी हैरान है। हाँ, संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में खेल रहे हैं। और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के खेमे में आ गए हैं। साथ ही युवा रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान बन गए हैं। तो राजनीति और खेल के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है। यूपी के देवबंद में श्री त्रिपुर मां बालासुंदरी देवी मेला चल रहा है। हालांकि वहां मुशायरा रद्द हो गया है, लेकिन दुकानें और भीड़ बढ़ी है। और 30 मार्च को एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग भी है। एक ही दिन सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी पड़ रहे हैं। हालांकि आस्था के मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर कुछ तनाव की खबरें भी हमारे स्रोतों में हैं। हाँ, वो यरूशलेम वाली खबर। जी, यरूशलेम में पाम संडे के पवित्र अवसर पर इजरायली पुलिस द्वारा कैथोलिक पादरियों को रोकने की घटना सामने आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक तनाव बढ़ा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसे एक फ्रेम में रखें, एक तरफ कुवैत में पानी के प्लांट पे मिसाइलें गिर रही हैं, रुपया 95 पार कर गया है। दूसरी तरफ लोग संजू सैमसन को सीएसके में देखकर चर्चा कर रहे हैं, कोई देवबंद के मेले में जलेबी खा रहा है, तो कोई पाम संडे की खबरों से चिंतित है। एक औसत नागरिक इन सभी चीजों को एक साथ कैसे प्रोसेस कर रहा है? देखिए, ये समाजशास्त्र का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसे हम सोशल शॉक एब्जॉर्बर की तरह देख सकते हैं। सोशल शॉक एब्जॉर्बर, ये कैसे काम करता है? जब दुनिया में बड़े डरावने और अनियंत्रित बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे युद्ध या आर्थिक मंदी, तब हमारी स्थानीय राजनीति, हमारे आस्था के त्योहार और खासकर क्रिकेट जैसे खेल समाज को एक तरह की मनोवैज्ञानिक कुशनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब एक बफर का काम करते हैं। बिल्कुल, ये वो धागे हैं जो वैश्विक अस्थिरता और तनाव के बीच भी समाज को बिखरने से रोकते हैं और जीवन के नॉर्मल होने का एहसास कराते हैं। मतलब दिन में टेंशन और शाम को रिलैक्स। हाँ, लोग दिन में रुपये के गिरने पर चिंता करते हैं, लेकिन शाम को जब वे आईपीएल का मैच देखते हैं तो उनके अवचेतन मन को लगता है कि दुनिया अभी भी अपनी धुरी पर घूम रही है, सब कुछ नियंत्रण में है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो अगर हम आज की अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें और आगे की राह यानी द वे फॉरवर्ड पर नजर डालें, तो 30 मार्च 2026 की ये सभी घटनाएं एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती हैं। जी, बिल्कुल देती हैं। भारत और संभवतः पूरे विश्व की नियति इसी संतुलन से तय होगी। एक तरफ बाहरी झटकों, चाहे वो खाड़ी का ऊर्जा संकट हो या मुद्रा का गिरना, उसका डटकर सामना करना, और दूसरी तरफ अपने आंतरिक सुधारों जैसे डिजिटल गवर्नेंस और अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में बिना रुके चलते रहना। एकदम सटीक। और जो लोग हमारी इस पड़ताल को सुन रहे हैं ना, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संक्रमण काल सिर्फ सरकारों या अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर हम सब पर है।
ये हम में से हर किसी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको आरबीआई के उन डॉलर लिमिट वाले फैसलों के पीछे का विज्ञान समझना होगा। और बिजनेस वालों के लिए? अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं या नई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को अपनी बैलेंस शीट में शामिल करना होगा। मतलब ये जानकारियां सिर्फ अकादमिक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यवसाय और भविष्य के वित्तीय फैसलों का ब्लूप्रिंट है। एकदम सच। बाहरी तूफान और अंदरूनी निर्माण की ये कहानी हर नागरिक की कहानी है। और अंत में इन सभी स्रोतों और डेटा पॉइंट से गुजरने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जिसे मैं उन सभी के लिए छोड़ना चाहूंगा जो हमारे साथ इस नॉलेज डाइव में शामिल हैं। जी बताइए। देखिए, अगर सरकार प्रिज्म एसजी जैसे पोर्टल और पूर्णतः डिजिटल जनगणना के जरिए हर नागरिक की लोकेशन, हर बन रही इमारत, हर रेलवे ब्रिज की ऑडिट ट्रेल और यहाँ तक कि हर फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे का रियल टाइम डेटा अपने सर्वर पर रख रही है, सब कुछ डेटाबेस में है, तो क्या भविष्य में सफल प्रशासन का यही मतलब रह जाएगा? पूर्ण पारदर्शिता और सब कुछ एक विशाल डेटाबेस में दर्ज होना? या फिर ये नागरिक निजता के लिए एक बिल्कुल नई और अपूर्वपूर्व चुनौती बन जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब सब कुछ इतना मशीनी, इतना कुशल और इतना डिजिटल हो जाएगा तो क्या तकनीक से संचालित ये अत्यधिक एफिशिएंट नया भारत अपनी उसी पुरानी केओटिक लेकिन काम करने वाली आत्मा को बचाकर रख पाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वर्षों में ही मिलेगा। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नए स्रोतों और एक नए विश्लेषण के साथ।